हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। आप में से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि वो पीएचडी किसी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से करें। आप में से कई सारे लोगों के पास नेट का सर्टिफिकेट नहीं होता, आप नेट क्वालिफाइड नहीं होते, लेकिन आप चाहते हैं कि पीएचडी कर सकें। तो आपके लिए ये वीडियो है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ एम्स के पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में। जी हाँ, एम्स ने अपना जनवरी 2024 का पीएचडी नोटिफिकेशन निकाल दिया है और इसमें नेट वाले स्टूडेंट्स और नॉन नेट वाले स्टूडेंट्स, गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, आप सभी लोग एलिजिबल हैं। बहुत सारी सीट्स ऐसी हैं जिसमें कि फेलोशिप्स अवेलेबल हैं और कुछ सीट्स ऐसी भी हैं जिसमें कि आपकी खुद की फेलोशिप होनी चाहिए। तो आप सभी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे हमें कंटिन्यूअस मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो बिना देर किए हुए सबसे पहले शुरू करते हैं कि इस वेबसाइट को आप देखें, aimsexams.ac.in। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली आ सकते हैं यहाँ पे। एंड इससे रिलेटेड एक पीडीएफ भी है जिसको मैंने ऑलरेडी एनोटेट कर दिया है, मार्किंग कर दी है। वो पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि कोई भी अपडेट मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर सबसे पहले डाल देता हूँ और भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे अपडेट होती रहती हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर। तो शुरू करते हैं। अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं तो सबसे पहला जो आपको अनाउंसमेंट दिखाई दे रहा है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एम्स पीएचडी प्रोग्राम जनवरी 2024 सेशन हैज़ बीन स्टार्टेड। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आप एक नए पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और मैं इस पेज के ऊपर आ गया हूँ। तो यहाँ पे ये लैंडिंग पेज है, इसके ऊपर आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा और उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं और बाकी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये पूरा तरीका है कि आपको किस तरीके से यहाँ पे आना है, किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले नए कैंडिडेट्स को रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा और उसकी मदद से आप लॉगिन करने के बाद बाकी फॉर्म भरें। लेकिन इन सभी चीज़ों से पहले मैं आपसे ज़रूर सजेशन दूंगा आपको कि यहाँ का प्रॉस्पेक्टस ज़रूर डाउनलोड कर लें क्योंकि बहुत सारी पोजीशंस हैं और पोजीशंस का सही अंदाज़ा होगा तभी आप बढ़िया डिपार्टमेंट में जा पाएंगे और वहाँ से अपनी पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप प्रॉस्पेक्टस के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही प्रॉस्पेक्टस पे क्लिक करेंगे तो आप एक पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे जो कि मैं ऑलरेडी आपके लिए डाउनलोड कर चुका हूँ। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये एम्स न्यू दिल्ली का ये फॉर्म है और ये जनवरी 2024 का प्रॉस्पेक्टस आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। तो मैं जल्दी से जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको कवर करने की कोशिश करता हूँ जल्दी। तो आप देखें यहाँ पे अगर हम स्टार्ट यानी कि जो किस डेट से लास्ट डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन जो है वो 26/1/2024 है, यानी कि 26 जनवरी को ये जो लिंक होगा वो एक्सपायर कर जाएगा। उसके बाद आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। कब से शुरू हुआ है? 12/1/2024 से शुरू हुआ है। तो लगभग मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे 14 डेज़ का टाइम आपको दिया गया हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो स्टेटस ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी कि आपका आप प्रॉपरली रजिस्टर हुए हैं या नहीं, ये 31 तारीख को आपको पता चल जाएगा। अगर कोई भी कमी रहती है तो आप उसको 2 तारीख तक ठीक कर सकते हैं, 2 फरवरी तक। 2 फरवरी के बाद आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे तो आप इसके ऊपर ज़रूर ध्यान दें। फिर आपका जो सेंटर है, देखिए सेंटर सारे के सारे दिल्ली में ही पड़ेंगे, तो ये बात ध्यान रखिएगा। आपका सेंटर अलॉटमेंट जो है वो 5/2/2024 को हो जाना है। एडमिट कार्ड भी तभी आ जाएगा वेबसाइट के ऊपर। इसके अलावा जो आपका एग्ज़ामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होगा 9/2/2024 को, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो स्टेज 1 का जो आपका रिज़ल्ट का जो डेट है वो 19/2/2024 का तक आ सकता है। फिर आपको एक डिपार्टमेंटल असेसमेंट के लिए कॉल किया जाएगा, एक तरीके का इंटरव्यू कह दीजिए या प्रैक्टिकल कह दीजिए, वो 1 मार्च को होगा और फाइनल रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है कि 11 मार्च तक निकल आएगा। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग द प्रोग्राम 30 मार्च 2024 तक आपको ज्वाइन करना होगा। तो ये सारे की सारी डिटेल्स हो गई डेट वाइज। अब हम लोग आते हैं फ़ीस के बारे में। जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स की फ़ीस जो है 2000 रुपये है। इसके अलावा आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा SC ST EWS कैटेगरी की फ़ीस जो है वो 1600 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं।
नीचे स्क्रॉल करते हुए जाते हैं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है एम्स के बारे में। अब लेकिन पहले मैं समरी ऑफ द एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात करता हूँ, यानी कि यहाँ पे जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो किस तरीके का होगा। तो एग्ज़ाम जैसे कि मैंने बताया कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा और यहाँ पे स्टेज 1 स्टेज 2 करके दो मतलब पार्ट्स में ये पेपर होगा। एग्जामिनेशन की डेट मैंने ऑलरेडी बता दी है और दिल्ली एनसीआर में ही सिर्फ एग्जामिनेशन होगा, ये पॉइंट याद रखिएगा। एक ही शिफ्ट में पेपर होगा और 10 बजे से 11:30 बजे सुबह के टाइम होगा। इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर होगा, तो हिंदी में यहाँ पे क्वेश्चन पेपर नहीं बनेगा। अब नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें तो स्टेज 1 के जो क्वेश्चंस होंगे वो 30 होंगे, स्टेज 2 के 40 होंगे। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 70 मार्क्स का पूरा पेपर होगा और ये MCQ बेस्ड पेपर होगा। अब यहाँ पे जो जिस बेसिस पे बुलाया जा रहा है बेसिकली मेडिकल, डेंटल या नर्सिंग कैंडिडेट्स को और नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स को। तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि आप लोग सारे के सारे नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स के कैटेगरी के अंदर आओगे, क्योंकि आप MSc या MTech कैंडिडेट्स होगे तो नॉन मेडिकल के अंदर आओगे आप। और यहाँ पे जो पेपर का जो मतलब सब्जेक्ट्स होंगे वो एप्टीट्यूड रिलेटेड कवरिंग जो होगा वो एप्टीट्यूड रिलेटेड कवरिंग इंग्लिश 30 नंबर का पेपर होगा, 30 क्वेश्चंस होंगे सॉरी, और सब्जेक्ट रिलेटेड जो होंगे यहाँ पे 40 क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल मिला करके आपके 70 क्वेश्चंस हो गए। और इसके बाद अगर आप देखें तो करेक्ट आंसर का आपको 1 नंबर मिलेगा और इनकरेक्ट आंसर में -1/3 हो जाएगा। अच्छा, मेथड ऑफ कट ऑफ की बात करूं तो जो भी स्टूडेंट्स स्टेज 1 और स्टेज 2 में 35 नंबर लेकर के आ जाएंगे मिला करके, यानी कि 70 मार्क्स के पेपर में 50% मार्क्स यानी कि 35 मार्क्स लेकर के आ जाएंगे, वो ही एलिजिबल होंगे स्टेज नंबर 3 के लिए। ठीक, अब स्टेज नंबर 3 में फिर आप ही लोगों उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा जो 35 मार्क्स से ज़्यादा लेकर के आते हैं या 35 मार्क्स लेकर के आते हैं। इसके अलावा दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, जितनी सीट्स होंगी उससे 3 गुना कैंडिडेट्स को स्टेज नंबर 3 में बुलाया जाएगा, जो कि 20 नंबर का होगा। ठीक है, तो ये जो डिपार्टमेंटल, क्लिनिकल, प्रैक्टिकल या लैब बेस्ड असेसमेंट जिसको बोल रहे हैं या स्टेज 3 बोल रहे हैं वो 20 मार्क्स का होगा। आइए अब नीचे चलते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेस में है। तो यहाँ पे एक तो आप पूरा देख सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी, बट आप विश्वास मानिए कि यहाँ पे लगभग हर डिपार्टमेंट में बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट्स, चाहे वो MSc हों चाहे वो MTech हों या रिलेटेड फील्ड, एलाइड फील्ड के सब्जेक्ट्स को एलिजिबल कर रखा है। एलाइड फील्ड के जो स्टूडेंट्स जो होंगे उनको एलिजिबल कर रखा है। इसीलिए इसी प्रॉस्पेक्टस को मैं कह रहा था कि आप बहुत ध्यान से पढ़ें और जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जैसे कि कोई इंडिविजुअल फॉरेंसिक मेडिसिन में जाना चाहे या कोई बायोफिजिक्स में जाना चाहे, तो बेसिकली हर एक फील्ड, हर एक डिपार्टमेंट में मतलब मैक्सिमम जगह पे मैंने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी या एलाइड फील्ड जो है वो एलिजिबल है। तो यहाँ पे दो तरीके से या दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। एक तो ऐसे मतलब सीट्स हैं जहाँ पे फंड्स जो हैं वो अवेलेबल है, यानी कि अगर स्टूडेंट के पास अपनी फेलोशिप नहीं भी है तो भी वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। वहाँ पे जो साइंटिस्ट होगा उसके पास जो फंड्स होंगे अपने प्रोजेक्ट्स में वो आपको सैलरी देता रहेगा, और ये सैलरी जो है होती है वो मतलब कंपेरेबल होती है, बिल्कुल सेम टू सेम होती है जैसे किसी JRF वगैरह को प्रोवाइड की जाती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ओन गवर्नमेंट फेलोशिप के बारे में है, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास खुद की फेलोशिप हो, चाहे वो ICMR हो, चाहे वो CSIR हो, चाहे वो इंस्पायर हो, बहुत सारी फेलोशिप्स हैं जिनके बारे में आगे दिया भी हुआ है, मैं बताता चलूँगा। तो टोटल मिलाकर के जितनी सीट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है। जैसा कि मैंने कहा कि आप अपने हिसाब से डिपार्टमेंट के बारे में देखिएगा, अभी मैं सारे डिपार्टमेंट्स का एक ओवरव्यू देता हुआ चला जाऊंगा। अब देखिए स्टेम सेल जैसे नए डिपार्टमेंट भी यहाँ पे मौजूद है, तो मैं ज़रूर इसको बार बार आपसे बोलूँगा कि आप अपने पसंद का सब्जेक्ट ज़रूर अच्छी तरीके से चूज़ करिएगा। चलिए अब डिटेल्स में चलते हैं कि किस फील्ड में या किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स हैं। मैं आपको एक रफ़ एग्जांपल देता हुआ चलता हूं बीच बीच में, क्योंकि अगर सारे सबके बारे में बात किया तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं इस PDF को आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा ताकि आप अपने स्तर पे आराम से देख सकें। जैसे कि एनाटॉमी की बात की जाए तो एनाटॉमी में FA का मतलब हो गया फंड्स अवेलेबल, तो इसकी 3 सीटें हैं
और अगर ओ एफ लिखा हुआ है तो ओन फेलोशिप, इसकी 4 सीटें हैं, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो 7 सीटें हैं। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया 3 सीट्स फंड्स अवेलेबल वाले में है, तो FA1 में देखिए यहाँ पे कोड नंबर दिया है FA1। अब FA1 में अगर आप यहाँ पे देखें तो देखिए कि MSc बायोकेमिस्ट्री भी अलाउड है, MSc बायोटेक अलाउड है, MSc लाइफ साइंस अलाउड है, MSc माइक्रो बायो अलाउड है। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स अलाउड हैं, लेकिन मैं वो कोर सब्जेक्ट्स बोल रहा हूँ जो बायोटेक या अलाइड फील्ड के हैं। अब यहाँ पे जिस प्रोजेक्ट पे आपको काम करना होगा वो प्रोजेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो फंडिंग होगी, यानी कि कौन सी एजेंसी फंडिंग कर रही है इस प्रोजेक्ट को, वो ICMR कर रही है। तो ये देखिए FA1 में हो गया। सेम वे में FA2 भी है, तो यहाँ पे MTech लाइफ साइंस और MSc लाइफ साइंस को अलाउ किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज़ दी हुई है, तो ऐसे कई जगह पे मेंशन्ड है ब्लैक कलर से नीचे बोल्ड में कि अपर एज लिमिट लेस देन 28 ईयर्स होनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना है अगर आपको FA2 में अप्लाई करना है। अब ये भी बात हो रही होगी कि कैसे सर डिसाइड करें कि FA1 में करना है कि FA2 में करना है। यहाँ पे देखिए इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स दी हुई हैं। डिपेंडिंग अपॉन कि आपको प्रोजेक्ट पसंद है तो आप उस प्रोजेक्ट को देख लीजिए और उसके बाद उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे FA3 में देखिए अगेन मैंने जैसा आपसे कहा था कि बायोटेक भी है, बायोकेम भी है, लाइफ साइंस भी अलाउ कर रखा है। बट यहाँ पे एज लिमिट में तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे देखिए अपर एज लिमिट 35 ईयर्स कर रखा है, वो तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बट 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस मांगा है। और ये इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं, फंडिंग एजेंसी DST है। अब यहाँ पे OF जैसा लिखा हुआ है तो मतलब क्या हो गया, ओन फेलोशिप हो गया। तो ओन फेलोशिप में देखिए जितने भी बायोटेक, लाइफ साइंस, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री जितना भी कुछ है सारे के सारे एलिजिबल है। तो इसमें अगर आपके पास अपनी फेलोशिप नहीं है, अपनी फेलोशिप है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर में जो ये 3 पोजीशंस थी इसमें आपके पास अगर फेलोशिप नहीं है तो आप आराम से अप्लाई करिए, ठीक। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका स्कोर क्या था, डिपेंडिंग अपॉन आपने कितनी, क्या मेरिट में आपका क्या रैंक है, आपको यहाँ पे रख लिया जा सकता है, ठीक है। तो अब ओन फेलोशिप में देखें तो ये देखिए ये यहाँ पे अगेन प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं, फिर ओन फेलोशिप 2 भी है, ओन फेलोशिप 3 भी, आप सब में देखिए सब में बायोटेक्नोलॉजी अलाइड फील्ड्स है। ओन फेलोशिप 4 देखिए इसमें भी MSc लाइफ साइंस के बारे में दिया हुआ है। फिर बायोकेमिस्ट्री में आ जाइए, देखिए बायोकेमिस्ट्री में FA1 है, यानी कि जो फंड्स अवेलेबल में 1 सीट है और ओन फेलोशिप में 5 सीटें हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन आप इस तरीके से देख सकते हैं। मैं और नीचे स्क्रॉल करता हूँ, जल्दी जल्दी आपको दिखाते हुए चलना है। अब देखिए यहाँ तक कि बायोफिजिक्स तक में लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को अलाउ कर रखा है। ओ यहाँ पे जो फंड्स अवेलेबल में 1 ही सीट है, OF में 5 सीटें हैं, देखिए सब में ही अलाउ कर रखा है जैसे मैंने कहा था। अब देखिए ये तो हमारा कोर एरिया आ गया बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी में FA2 है, OF 4 है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो जितने भी फंड्स अवेलेबल में बोल रखा है यहाँ पे कम से कम आपका नेट LS मांग रहा है, ठीक। तो द कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड नेट LS एंड शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 2 years रिसर्च एक्सपीरियंस फ्रॉम रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट। तो ये एक परेशानी हो सकती है आपके लिए जिन बच्चों का नेट नहीं है, बट तो आप दूसरे डिपार्टमेंट्स ओपन है वहाँ पे आराम से अप्लाई करिए। तो ये देखिए फिर यहाँ पर भी देखिए इसमें भी मतलब फंड्स अवेलेबल 2 में भी यही प्रॉब्लम है, फंड्स अवेलेबल 1 में भी यही था, 2 में भी यही कर रखा है, लेकिन OF में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए OF में ओपन है, यहाँ पे अगर स्टूडेंट के पास अपनी फेलोशिप है तो उसको एज रिलेटेड या रिसर्च एक्सपीरियंस रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए अगेन कार्डियक बायोकेमिस्ट्री अच्छा एरिया है, MSc बायोकेम, MSc बायोटेक, यहाँ पे देखिए लेकिन फंड्स अवेलेबल 0 है, OF2 है, ठीक है। नीचे आ जाइए क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजी। अब यहाँ पे देखिए हमारे मतलब की चीज़ नहीं है तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, इसको छोड़ दे रहा हूँ, इसको भी 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 छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन इसको भी छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे MTech बायोमेडिकल डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग है, तो कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी में अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। लेकिन अब वापस नीचे हम आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए 9th नंबर पे तो डर्मेटोलॉजी एंड वेनेरोलॉजी है, यहाँ पे फंड्स अवेलेबल 0 है, OF 1 है, तो सारे के सारे आप एलिजिबल हैं यहाँ पे। इसके अलावा देखिए इमरजेंसी मेडिसिन में फंड्स अवेलेबल 1 है और OF जो है बेसिकली 0 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MSc लाइफ साइंस मांग रखा है, लेकिन वो प्रॉब्लम है 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस वाला। फॉरेंसिक मेडिसिन में देखिए OF ही है, FA नहीं है, यहाँ पे भी सब एलिजिबल है। दूसरा OF2 भी दिया हुआ है, यहाँ पर भी सब एलिजिबल हैं। फिर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में OF है, आप एलिजिबल हैं। हीमेटोलॉजी में एलिजिबल हैं, लेबोरेटरी मेडिसिन में एलिजिबल हैं, यहाँ पे देखिए पूरा। फिर लेबोरेटरी ऑन्कोलॉजी में एलिजिबल हैं।
तो इस तरीके से आप पूरा इस तरीके से सर्च करते जाइए, और डिपेंडिंग अपॉन कि आपका इंटरेस्ट कौन सी फील्ड में, देखिए हर जगह सब के सब एरियाज़ में आप एलिजिबल हैं, है ना। देखिए माइक्रोबायोलॉजी में, देखिए माइक्रोबायोलॉजी में लेकिन फंड्स अवेलेबल एक भी नहीं है, तो आप देखेंगे बायोटेक वायोटेक सब जगह है, ठीक है। नीचे आ जाइए, न्यूरोलॉजी में देखिए यहाँ पे आपका फंड्स अवेलेबल 1 में तो नहीं है, बट यहाँ पे अगेन देखिए फंड्स अवेलेबल 2 में है आपका। तो आप यहाँ पर भी न्यूरोलॉजी में भी बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं, आप इसमें काम कर सकते हैं लाइफ साइंस में, ठीक है जी। आ जाइए नीचे, यहाँ पे देखिए एमटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए स्पेसिफिक सीट दी हुई है, और कितना बढ़िया देखिए प्रोजेक्ट है, म्यूजिक थेरेपी फॉर रिहैबिलिटेशन इन पोस्ट स्ट्रोक, ठीक। अब देखिए ये ऑक्यूलर बायोकेमिस्ट्री में, ऑक्यूलर फार्मेकोलॉजी में, तो ये मैं एक मतलब रफ आइडिया आपको दे दिया कि आपको किस तरीके से चेकआउट करना है। आप नीचे आते जाएंगे तो इस तरीके से 32 डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है, लास्ट देखिए 32। अब सर्जिकल डिसिप्लिन्स में भी एमएससी बायोटेक्नोलॉजी को अलाउ कर रखा है, तो बहुत अच्छी बात है कि बायोटेक्नोलॉजी को इतना वेटेज दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरी चीज़ देखिए, ऑल सीट्स इन डिपार्टमेंट विल बी क्लब्ड, जितनी भी सीट्स होंगी डिपार्टमेंट में क्लब कर दी जाएगी, और जो कैंडिडेट्स जो हैं सिर्फ उन्हीं सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं उन्हीं सीट्स के लिए एलिजिबल होंगे जिनके लिए उन्होंने अप्लाई किया होगा। तो ये भी बात ज़रूर देखिएगा कि जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई आप कर रहे हो वहाँ पे सीट्स ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक ही सीट है तो आपका सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, आपकी मेरिट बहुत हाई होनी चाहिए तब आपका वहाँ पे सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स विद देयर ओन गवर्नमेंट फेलोशिप कैन सेलेक्ट फ्रॉम बोथ OF एंड FA, मतलब भाई जो इनके पास फेलोशिप है, मान लीजिए वो OF पे भी अप्लाई कर सकते हैं और FA पे भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको कोई रोक टोक है नहीं, ठीक। लेकिन जिनके पास फेलोशिप नहीं है उनको सिर्फ और सिर्फ FA में ही अप्लाई करना है, ये बात भी हो गई। तो जनरल एलिजिबिलिटी की बात करूँ अगर मैं तो देखिए मेडिकल का तो अगर आप देखें तो कह सकते हैं कि ये मेडिकल और नर्सिंग क्वालिफिकेशन है, हमें नॉन मेडिकल से मतलब है। तो नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स जो होंगे उनको पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। तो MSc हो या MTech डिग्री हो या BA MS हो, BHMS, वही एलिजिबल होंगे, और 60% नंबर से ऊपर के मार्क्स होने चाहिए आपके पास। अच्छा, जो मैं बोल रहा था कि आपके पास कौन कौन सी फेलोशिप हो सकती है, तो जॉइंट CSIR UGC नेट JRF, ICMR JRF, ICMR SRF, DBT JRF, NBHM स्क्रीनिंग टेस्ट या इंस्पायर फेलोशिप, इतनी फेलोशिप्स में से कोई है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, एक बात और है कि जो स्टूडेंट्स इस कैटेगरी के थ्रू आएंगे उनको कुछ वेटेज मिलेगा, कुछ मार्क्स का उनके ऊपर जो लोग इस कैटेगरी से नहीं आ रहे हैं, यानी कि इन फेलोशिप्स के साथ नहीं आ रहे हैं। चलिए उसके बारे में अभी आगे मैं आपको आगे बता दूंगा कि देखिए स्पेशल वेटेज ऑफ मार्क्स के बारे में यही चीज़ बोली जा रही है कि जो स्टूडेंट्स इस कैटेगरी के थ्रू आएंगे उनको 10 मार्क्स ज़्यादा दिए जाएंगे, 10 मार्क्स उनको ऐड कर दिए जाएंगे, अभी मैं दिखा दूंगा उसके बारे में भी। देखिए ओन फेलोशिप सीट्स के लिए क्या क्या ज़रूरी है, आपके पास ये मतलब कहीं ना कहीं से आपके पास कोई ना कोई फेलोशिप होनी चाहिए। अब ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स देखिए हर जगह 5 साल का ही होता है, थोड़ा बहुत एक्सटेंशन मिल सकता है। ये डिटेल्स हो गई, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि क्या किस तरीके का एग्जामिनेशन पैटर्न होगा। हालांकि यहाँ पे देखिए कि स्टेज 1 जो है 30 मार्क्स का, स्टेज 2 जो है 40 मार्क्स का होगा। स्टेज 1 का जो अगर हम ये देखें कि सिलेबस क्या है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इंग्लिश पूछी जाएगी आपसे, बायोस्टैट्स पूछी जाएगी, वर्बल स्किल्स पूछी जाएंगी, रिसर्च मेथोडोलॉजी, सेल बायोलॉजी, लैब टेक, इसके बारे में पूछा जाएगा। स्टेज नंबर 2 में सब्जेक्ट रिलेटेड थ्योरी पेपर होगा, सब्जेक्ट रिलेटेड थ्योरी पूछी जाएगी, और यहाँ पे मतलब मास्टर्स के एंट्रेंस लेवल का पेपर बनेगा यहाँ पे। अच्छा, तो अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स में 10 मार्क्स विल बी एडेड टू द टोटल स्कोर ऑफ स्टेजेस 1 and 2 फॉर कैंडिडेट्स हु फुलफिल बोथ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे उनके नंबर्स में 10 मार्क्स ऐड कर दिए जाएंगे। कौन सा? पहली चीज़ तो कोई स्टेज 3 में क्वालिफाई हो गए हों, और दूसरी चीज़ कि उनके पास कोई फेलोशिप हो तो उनके मार्क्स में 10 मार्क्स जोड़ दिए जाएंगे, ठीक। तो ये हो गया। अच्छा, स्टेज नंबर 3 का क्या हिसाब किताब है, मैंने आपको टोटल बता ही दिया था कि टोटल 20 मार्क्स का होगा वो, और फाइनल रिजल्ट जो है वो 50% मतलब अगर आपके स्टेज 1, 2, 3 और कंबाइंड जो स्पेशल मार्क्स हैं उनको जोड़ करके अगर आपके 50% मार्क्स से ऊपर आ गए तो आप मतलब एलिजिबल हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए एम्स में,
ठीक, तो ये हो गया सारा करा। इसके बाद नीचे जो है मैं देख पा रहा हूँ कि मेजरली यही सारी चीज़ें दी हुई हैं कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। तो ऐसा कोई भी टिपिकल फॉर्म नहीं है, जैसे नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं उसी तरीके का ये फॉर्म है। जैसे कि आपको पता है कि एम्स में फ़ीस जो होती है वो बहुत बहुत नॉमिनल होती है, काफ़ी कम फ़ीस होती है। तो देखिए फ़ीस यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो अगर कोर्स ड्यूरेशन फ़ीस एंड यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस सिर्फ 25 रुपये है। कहाँ पे ऐसा होता है? पीएचडी की फ़ीस ड्यूरेशन 3 साल का दिया हुआ है, और अगर हम बताएं तो 720 रुपये यहाँ पे दिया हुआ है। लेबोरेटरी फ़ीस की अगर हम बात करें तो ये लेबोरेटरी फ़ीस यहाँ पे पीएचडी में 120 रुपये है। ठीक, इस तरीके से कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑल फीस एंड ड्यूज़ पेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। हॉस्टल एकोमोडेशन के बारे में बता दिया। तो ये सारी चीज़ें हो गई। हॉस्टल एकोमोडेशन जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। इसको आप नीचे तक स्क्रॉल भी कर लीजिए। यहाँ पे ये स्टेट कोड वगैरह दिया हुआ है कि आप फॉर्म भरते समय क्या क्या करना है। तो आपको ये दिखाया हुआ है कि आपको फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। तो बहुत इजी है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं। आप एक बार इसका प्रॉस्पेक्टस ज़रूर देख लीजिएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।